नमस्कार। 5 जनवरी के इस डिजिटल मंच पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं राज चावला। कहते हैं तथ्य बदलते हैं तो पूरा इतिहास बदल जाता है, और इसलिए इतिहास की पुस्तकों के बारे में यदा कदा विवाद आते ही सामने रहते हैं। लेकिन इस बार आज जो हम बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इतिहास कोई बहुत ज़्यादा साल पुराना नहीं। महज चंद साल पहले तक लोग इस इतिहास को 1947 यानी भारत के विभाजन के इतिहास से जोड़कर देखते थे। लेकिन अब एक नई स्टडी ये बताती है कि ये 1947 का नहीं, उससे बहुत पहले यानी 1857 भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। इतिहास जुड़ा है भारत की सीमा के नज़दीक अमृतसर के अजनाला से, जहाँ के कुएं से कुछ साल पहले कुछ लाशें मिली, जिनके बारे में कहा गया कि ये विभाजन के समय की, जिस समय बहुत ही दर्दनाक इस देश का विभाजन और कई लोगों की जान उसमें गई दंगों में, ये उससे जुड़ी हुई लाशें हैं। लेकिन वो शव अब जाकर के ये सामने आया कि वो शव 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों के शव थे। ऐसी जांच करने वाले विशेषज्ञ और जानकार साइंटिस्ट इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मैं परिचय भी कराता चलूं। जगमिंदर सिंह सहरावत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र के डिपार्टमेंट हेड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिनके पास इस जांच का बहुत सारा काम था और मुझे लगता है कि मूल जांच जगमिंदर सहरावत जी ने की। और साथ ही ज्ञानेश्वर चौबे जी हैं, आप जूलॉजी बीएचयू में जूलॉजी डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर हैं, और जो कुछ भी फील्ड से जो कुछ चीज़ें निकल के आई उसका डेटा एनालिसिस विश्लेषण वो आपने किया। तो पहला प्रश्न मेरा जगमिंदर सहरावत जी से। जगमिंदर जी, बहुत कुछ इस स्टडी के दौरान आपके सामने आया। एक तो ये पता लगाना कि ये 1857 से जुड़ा हुआ, और फिर ये पता लगाना कि ये सैनिक ही थे, ये कैसे संभव हुआ, क्या चीजें थी सामने? सर, जब हमारे को ये स्केलेटल रिमेन्स दिए गए तो उस टाइम हमारे को ये इनके बायोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के पर्पस के लिए दिया गया था। सो पहला क्वेश्चन उनका यही था कि भी ये जो रिमेन्स हैं ये लोकल हैं कि भी कहीं बाहर के हैं, क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ था और जो दूसरे रिटन रिकॉर्ड हैं उसमें ये लिखा हुआ था कि ये एक स्पेसिफिक नेटिव बंगाल इन्फेंट्री बटालियन है, उस बटालियन के लोग हैं। सो हमारे लिए पहला जो सवाल यही उठता था कि भी पहले ये एस्टेब्लिश करना कि भी लोकल है कि नॉन लोकल है, क्योंकि कुछ जो एमेच्योर हिस्टोरियन है, जो लोकल सो कॉल्ड हिस्टोरियंस अपने आप, वो कहते हैं कि भी 1947 के हैं, ये 1857 के नहीं है। तो हमारे साथ जब रिमेन्स दिए गए तो उनके साथ कुछ कॉइन्स और मेडल्स भी उनके साथ हमें मिले, तो उनके बेस पे कोई भी कॉइन या मेडल में 1856 के बाद का कोई भी ईयर मार्क नहीं था, कोई फोटो था। तो उसके बेस पे हमने कहा कि भी 1857 के इंसिडेंट से रिलेटेड हैं। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने कहा कि भी आपने कोई साइंटिफिक जांच नहीं की, तो उसके लिए हमने डॉक्टर ज्ञानेश्वर और डॉक्टर नीरज राय, डॉक्टर थंगाराज, इन सर से कांटेक्ट किया कि भी हम इनका डीएनए बेस पे हम अगर इनको ये पता लगा सकते हैं कि भी कहाँ के रहने वाले हैं, तो हमने सर से इनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने हमारा ये हेल्प किया इसमें। तो मेरा प्रश्न इसमें यह था कि जब पहला प्रश्न ही आया कि लोकल है या कहीं बाहर के हैं, इससे क्या मतलब है? यानी लोकल हों तो कहाँ के हों, यानी पंजाब के उसी रीजन के हों, और बाहर के हों, दूर से हों, तो वो कहाँ के हों? ये प्रश्न जरा थोड़ा समझाइए, क्योंकि उत्तर बाद में चलेंगे। बेसिकली लोकल का जो आपने पहले अपने जो इंट्रोडक्शन के संदर्भ में बताया था कि भी ये कुछ लोगों का मानना है कि भी 1947 से रिलेटेड है, कि भी जो हिंदू मुसलमानों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो ये उनके विक्टिम्स के हैं। लोकल का मतलब ये है कि भी लोकल लोग हैं, उन्होंने आपस में मारा और वो वहां के। नॉन लोकल का मतलब क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि ये नॉन टर्बन्ड पीपल थे, क्योंकि वहाँ लोकल तो जो मोस्टली सिख कम्युनिटी ही रहती है। सो इसका यही एस्टेब्लिश करना था कि भी ये लोग लोकल हैं, कि भी अमृतसर के अजनाला के आसपास के लोग हैं, कि भी ये कई बाहर के लोग हैं, जैसा बुक में लिखा हुआ था। तो ये कैसे पहचान होती कि टर्बन्ड थे कि नहीं थे? क्योंकि आपको जब ये सब मिला तो कई साल बाद, तब तक बहुत कुछ क्षत विक्षत हो चुका था, शायद कुछ बचा भी नहीं होगा। ये टर्बन्ड होने का कैसे पता लगाया आपने? फिर वो तो हमारे पास जो सिक्के थे, जो मेडल थे, उनके ऊपर ईयर ऑफ मेक था। हमारे पास 186 सिक्के हैं और 18-19 मेडल भी हैं। तो पहला तो हमने उसी के बेस पे किया। उसके बाद हमने रेडियो कार्बन डेटिंग किया कुछ सैंपल्स का। जो टिप सैंपल्स थे वो हमने हंगरी की एक लैब में भेजा। तो उसके बेस पे हमने ये लोकल और नॉन लोकल कि भी ये 1857 के इंसिडेंट से रिलेटेड है या 1947 के। तो कार्बन डेटिंग से भी इनकी जो एज है वो 1857 के आसपास प्लस माइनस 2-3 साल ही आई, क्योंकि साइंस में इतना तो वो एरर होता ही है। लेकिन वो उसी के आसपास बता रहा था, 100 साल का जो अंतर जो लोकल या लोग थे वो नहीं आया। तो वो 1857 के आसपास ही आया।
यानी ये ठीक कहा कि 75 साल नहीं, लगभग 165 साल पुरानी हिस्ट्री आपने इस माध्यम से पता लगाई। तब ये कैसे पता लगा कि ये स्टडी आगे जाती गई, तो ये कैसे पता लगा कि ये फिर सैनिक थे? आपने लिखा है कि इंडियन सोल्जर्स हैं, लगभग 246 के लगभग इनकी संख्या है। इंडियन सोल्जर्स है, सोल्जर होने का कैसे पता लगता है? नहीं, सोल्जर्स बेसिकली इनका जो डेंटल हेल्थ स्टेटस था सर, जो दांतों का और जो कंडीशन थी कि भी कितना हाइजेनिक की भी जो कोई डेंटल पैथोलॉजी में नहीं मिली, तो उनकी पैथोलॉजिकल स्टेटस को हम इन्हीं के जैसे जो स्केलेटल रिमेन्स जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के जो रिमेन्स मिले थे फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो हमने उनके साथ इनके डेंटल हेल्थ स्टेटस को मैच किया। उन्होंने जो फाइंडिंग बताई थी कि भी ये सैनिकों के हो सकते हैं, तो हमने भी यही कहा कि भी अभी तक हमने ये नहीं कहा कि भी ये पूरी तरह उन्हीं के ही हैं, लेकिन जो सारा जो रुझान है वो उसी तरफ जा रहा है कि भी ओनली हेल्दी पीपल्स वर रिक्रूट, कि भी जो स्वस्थ लोग थे वही आर्मी में रिक्रूट होते थे। और उसके बाद उनको जो फैसिलिटीज अवेलेबल होती थी कि ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, तो वो एक चीज है। दूसरा सोल्जर्स ये कि भी क्वाइंस और मेडल्स इनके साथ मिले हैं, क्वाइंस और मेडल्स इन्हीं के साथ मिले हैं, तो वो भी एक एसोसिएशन फैक्टर है सर कि भी ये सोल्जर्स थे। हाँ, तो हेल्थ और हाइजीन के एंगल से आपने कहा, फिर कॉइन्स के एंगल से कहा, आपको लगा कि ये सोल्जर्स ही थे, ये बात ठीक है। अब ये भी समझना कि ये यहाँ के लोकल नहीं थे, तो फिर कहाँ के थे? प्रश्न फिर ये आ जाता है, ये कहाँ के लोग थे जो यहाँ तक आए थे? ये कैसे, इसका क्या आइडिया लगा? नहीं, इसके लिए तो हमने सर ये डॉक्टर चौबे और डॉक्टर नीरज राय, डॉक्टर थंगराज से इनका डीएनए के लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि वो डीएनए एनालिसिस करके हमें कि भी इस बात का वो मतलब इंडोर्स करना है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं कि भी वो सच है कि नहीं है। तो उन फाइंडिंग्स को एंडोर्स करने के लिए, रेफ्यूट करने के लिए हमने डॉक्टर चौबे, डॉक्टर नीरज और इनसे सर से हमने कॉन्टेक्ट किया, तो दे कैरिड आउट द फर्दर एनालिसिस रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो मुझे लगता है फर्दर एनालिसिस में आऊँगा। ज्ञानेश्वर जी, आप ही के पास ज़रा चलते हैं, कृपया अनम्यूट करेंगे। आपसे फिर आपके सवाल का उत्तर, जो अभी उत्तर यहाँ छूट रहा है, वो ये कि अगर ये लोग लोकल नहीं थे, यहाँ तक की बात पता लगती, सोल्जर थे, यहाँ तक की बात पता लगी, लेकिन फिर ये कहाँ के थे? ये लोग कहाँ के थे जिनका इस तरह से कुएं में उनका शव मिलना और इतने वर्ष बाद मिलना, फिर तो कैसे पता लगा? थोड़ा एनालिसिस आपने किया है, वो बताएं। जी, देखिए, ऑलरेडी डॉक्टर जगविंदर जी ने इतना सारा काम इस पे कर दिया था कि हम लोगों का काम बहुत मामूली ही रह गया था। और इन्होंने जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, सैंपल को लिया, प्रिजर्व किया, सैंपल के सारे जो मार्कर्स हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि सारा कुछ कनेक्ट कर रहा है समहाउ किसी न किसी रेजिमेंट के साथ, तो ये बहुत रिमार्केबल फाइंडिंग्स थी। हम लोगों को बस ये करना था कि उसे डीएनए निकालना था, और डीएनए निकाल करके उसको इंडिया के मैप में मैप कर देना था। जैसे होता क्या है कि हमारे पास इंडिया के 25,000 सैंपल्स हैं पूरे इंडिया के सारे रीजन से, तो हम लोग किसी भी अननोन सैंपल, अगर आप हमको कोई भी अननोन सैंपल दे दें, तो हम उसका डीएनए एनालिसिस करके बता सकते हैं कि वो किस स्टेट से बिलोंग करेगा। तो इस केस में भी यही हुआ कि डीएनए एनालिसिस किया गया। इसका डीएनए आइसोलेशन जो है वो डॉक्टर नीरज राय ने किया, क्योंकि एक बड़ा चैलेंजिंग था। जैसा कि डॉक्टर सहरावत ने बताया कि जो सैंपल थे वो काफी खराब हो चुके थे, तो उससे डीएनए निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस था, जिसको डॉक्टर नीरज राय ने बखूबी अंजाम दिया। और उसके बाद उसका सीक्वेंसिंग किया गया। सीक्वेंसिंग करने के बाद ये पता लगाना था कि वो भारत में किस पॉपुलेशंस के साथ मैच कर रहा है। तो जो हर एक, जैसे पंजाब के लोगों में एक पर्टिकुलर म्यूटेशन पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के लोगों में एक पर्टिकुलर म्यूटेशन होता है जो उनको पंजाब से डिफरेंशिएट करता है। और उसके साथ जो है, आप अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उन लोगों में एक अलग म्यूटेशन पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इंडिया के मैप में सबको डालेंगे तो आपको ये मतलब जो डिस्टेंस वाइज है, जो रिलेशन है, वो आपको दिखेगा। अब आप ब्लाइंडली कोई भी सैंपल आंख बंद करके उस डेटा को थ्रो करेंगे उस पूरे मैप में, तो वो जो उसका सटीक जियोग्राफिक ओरिजिन होगा वहां जाकर के फिट हो जाएगा। और इस केस में जो ये सैंपल था, वो सैंपल जाकर के बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन्हीं के साथ सबसे क्लोज क्लस्टरिंग बनाया, जिसका मतलब है कि उनकी बायोलॉजिकल ओरिजिन जो है वो इन्हीं रीजन से होने का बहुत हाई चांसेस है। तो ज्ञानेश्वर जी, फिर सवाल ये आता है, अमृतसर बॉर्डर, अजनारा, और जो कहा गया रिपोर्ट में वो ये भी कि संभावित था कि ये लाहौर में जिस वक्त वो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ,
तो ये लोग लाहौर में थे, जहाँ से भाग करके अजनाला तक आ पाए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 किलोमीटर की, क्योंकि अजनाला जो है बहुत पास ही है बॉर्डर के। ये कैसे आइडिया लगा कि ये लोग वहाँ के थे और वहाँ पोजीशन थे? मतलब कहीं आपने हिस्ट्री से भी कुछ रेफरेंसेस लिए? जी नहीं, देखिए, जब इन लोगों ने हमको इन्फॉर्मेशन दी थी तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि ये कौन सा सैंपल है। जनरली हम लोग का ये प्रोटोकॉल होता है। तो डॉक्टर नीरज राय ने बस हमको ये बताया था कि ये बहुत अननोन सैंपल है और इस सैंपल की जियोग्राफिक ओरिजिन हम लोगों को पता करनी है। बस इससे ज्यादा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और जनरली हम लोग ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स को देखते हैं। मैं समझता हूँ जांच के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, इसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, ये सही है। जी, बात पूरी करें। जी, तो उस केस में हम लोग को कुछ भी नहीं पता था कि ये कौन से सैंपल है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने पुराने हैं, कितने नए हैं। बस हमारे पास डेटा था। तो वो डेटा लेकर के करने के बाद फिर जब हम लोग एक मीटिंग में बैठे तो तुरंत डॉक्टर नीरज राय ने कहा कि ये पठान के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनका इशारा वही था कि वो पाकिस्तान की जो कहानी थी वो मैच कर रही कि नहीं कर रही है। लेकिन पठान का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। अगर आप पठान को किसी और के साथ प्लेस करेंगे तो बहुत दूर जाकर के स्थिर होते हैं। तो हमने रूल आउट किया कि नहीं, वो पठान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब आप पठान कहते तो उसका रीजन क्या मानते हैं? पंजाब या पंजाब से ऊपर? वो कहाँ से शुरू करते मानते हैं लगभग एक औसत? जी, पंजाब ठीक से है। ऊपर। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, ठीक है। नीरज राय जी, बलबीर साहनी इंस्टीट्यूट के मुझे लगता है आपने इस पूरी रिसर्च को लगभग एक तरीके से लीड किया, या कहें कि इसके कई आयामों को अपने पास आपने रखा। हम चाहते थे कि पहला प्रश्न आपसे होता, फिर भी अच्छा रहा, क्योंकि एक रोशनी जो सहरावत साहब ने डाली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मुझे इसके आगे कंक्लूजन पर भी जाना होगा। नीरज जी, स्वागत कर लेते हैं अपने 5 जने के डिजिटल मंच पर आपका। अब ज़रा रिसर्च के बारे में बताइए। शुरू में आपके पास क्या आया था, क्या प्रश्न आए थे और चुनौतियां क्या थी? जी, धन्यवाद। हमारे पास जो है जगमिंदर जी से हमारी जो मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात, वो इस सैंपल के साथ ही हुई थी। और जगमिंदर जी काफ़ी पैशनेट थे और काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं वो। और वो जो है जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग कौन हैं और इनकी जो जेनेटिक एंसेस्ट्री है वो क्या है, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स काफ़ी कम थे। जो चैलेंजेस वो थे कि इसका डीएनए एक्सट्रैक्शन करना। तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यूज किया जाता है। सबसे जो यूजफुल जो पार्ट होता है वो दांत होता है, टूथ। तो हमने टूथ को जो है एज ए सोर्स मटेरियल यूज किया डीएनए एक्सट्रैक्शन करने के लिए। दांत से एक और हमें बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, वो है स्टेबल आइसोटोप। तो अगर कोई इंसान किसी भी जगह पे अगर पानी पिया है तो वो या तो पानी पिया होगा किसी नदी से, किसी वाटर स्ट्रीम से, किसी वाटर शेड से, या तो बोरवेल से पिया होगा। वो जो है, जो पानी का जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे दांत के इनेमल में जाके जमा होता जाता है। ठीक है, तो वो हम उस इंसान का जो बर्थ प्लेस है वो हम बता सकते हैं। तो हमने डीएनए एंसेस्ट्री टेस्ट और साथ में स्टेबल आइसोटोप दोनों एनालिसिस किया उन्हीं दांतों पे, ताकि हमारे पास 2 डेटा सेट हों जिससे कि हम कंपेयर कर सकें, एक दूसरे को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कोलैबोरेशन कर सकें। ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की सीक्वेंसिंग की, जिससे कि हमें उनकी चली पता एंसेस्ट्री। स्टेबल आइसोटोप से हमें चला पता कि वो कौन से जियोग्राफिकल एरिया में पैदा हुए, कौन से जियोग्राफिकल एरिया में बड़े हुए। ये दोनों इंफॉर्मेशन मिली। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जहां पैदा हुए वो भी पता लगेगा, और फिर चाहे वो वहां से माइग्रेट करके किसी दूसरे इलाके में अरसे तक रहेंगे तो भी उनका ओरिजिन पता लगेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इससे ये चलता पता है कि ये लोग 18 साल तक उसी जगह पे पैदा हुए और उसी जगह पे बड़े भी हुए हैं। और उसके बाद जो इनका जो 3-4 साल या 5 साल था जो टाइम, जिसमें कि ये लोग जब आर्मी में आए तो डेफिनेटली ये लोग मूव करते रहे होंगे, लेकिन वो सिग्नेचर काफी वीक होते हैं। अच्छा, अगर कोई सोल्जर्स 35 ईयर का है, उसने 20 साल में जो है ज्वाइन किया ब्रिटिश आर्मी, तो 15 साल तक वो घूमेगा यहाँ से वहां से यहाँ, लेकिन तब भी उसके जो सिग्नल होंगे ऑक्सीजन आइसोटोप के वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितने की जो 1 साल से लेकर के 18 साल तक की उम्र के होंगे। अच्छा, तो उनका जो बर्थ प्लेस और किस एरिया में बड़े हुए वो भी हमें जानकारी मिली। तो जैसा भी ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि ये बर्थ प्लेस जो है बिहार, बंगाल और यूपी तक का मामला पता लगा,
तो इसको आपने हिस्ट्री से कैसे कोरिलेट किया? क्योंकि ये चीज़ें ठीक है, अब पता लग गई कि ये लोग अजनाला में जो थे, जिनके शव इस स्थिति में मिले, वो इतने पुराने थे 1857 के, और ये बिहार बंगाल और सोल्जर भी थे, ये भी पता लगा। तो हिस्ट्री से कहीं आपने कोरिलेट करने की कोशिश की? कोई बड़े हिस्टोरियन की कोई कुछ बातें मैं भी जानता हूँ, मैं बताऊंगा, लेकिन ज़रा आपसे पहले पूछ लूँ। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो हमारे पास जो जितने भी हिस्टोरिकल डेटा था, वो जगमिंदर जी ने ही प्रोवाइड किया। और उसके पहले तो हमें कोई नॉलेज नहीं थी उसका, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की। हमने काफी सर्च किया लिटरेचर में, बट हमें बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो वो जगमिंदर जी के द्वारा मिली हमें। आपसे जब मैं शो करने वाला था तो आप सब लोगों से पहले मैंने एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कपूर से बात की और उनसे इस बारे में ज़रा जानना चाहा। वो भी चर्चा में जुड़ना चाहते थे, मगर व्यस्तताओं के कारण नहीं आ पाए। उन्होंने जैसा बताया कि उस समय बिहार, बंगाल और इस यूपी के रीजन के लोग वो बहुत आयात में इधर होते थे। और हमें याद है, अगर 1857 के स्वतंत्रता समर में मंगल पांडे का नाम न ले तो मंगल पांडे के नाम से बार बार कहा गया कि बंगाल इन्फेंट्री जो उस वक्त लाहौर तक थी, यहाँ इतने ज़्यादा यूपी, बिहार और बंगाल के लोग थे कि अक्सर उन्हें पांडे के नाम से ही जाना चाहता था। तो जैसे अंग्रेज़ अफसर बुलाएंगे ओ पांडे, तो एक फौजी का नाम जो इस रीजन का है वो पांडे हो गया था। मुझे लगता है कि ये सब बात उन्होंने मुझे बताई। सहरावत साहब, हिस्ट्री से जब कोरिलेट करने की बारी आएगी तो क्या ये बात जो मैंने प्रोफेसर कपिल कपूर के हवाले से आपको कही है, या फिर कुछ और भी रेफरेंस आपके पास हिस्ट्री के थे जिसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे आप लोग? हमारे पास जो रिटर्न रिकॉर्ड्स थे, चाहे वो बुक थी क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10th of May until fall of Delhi, जो ब्रिटिश कमिश्नर थे मिस्टर हेनरी ली कूपर, उनकी लिखी हुई बुक थी। चाहे वो पंजाब गजेटियर्स थे, चाहे वो ईस्ट इंडिया पेपर्स थे जो हमने इंटरनेट से भी उनको डाउनलोड किया, तो उन सभी के बेस पे बेसिकली यही बताया गया था कि भी ये जो लोग थे, ये एक स्पेसिफिक बटालियन जो 26 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थे, और उस बटालियन में वहां आके लोग उसमें अपॉइंट होते थे। तो वो हमें हिस्टोरिकल जो वर्जन था वो पंजाब गजेटियर से, उस क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10th of May until fall of Delhi बुक से, और ईस्ट इंडिया पेपर से, और कुछ और भी उसके बाद 2017 में एक बुक आई थी बेट्स एंड कार्टर, तो उसमें भी इस इंसिडेंट्स के बारे में बिल्कुल एक कैंडिडली इसमें वो मेंशन किया हुआ है। नीरज जी, दांतों के सैंपल की आपने बात की, इतना बहुत साल पुराने शव थे, मतलब 1857 से अगर कहें तो 165 साल, इतने पुराने शवों में, और 2014 में आपने, मुझे लगता है कि ये शायद आपके पास या उसके बाद जब भी आए, इतने पुराने सैंपल्स में से क्या सभी सही थे? क्या सभी से आपने लगभग एक जैसा एनालिसिस निकाला, या फिर रैंडम था, रैंडम सैंपलिंग थी? किस तरह से किया आपने? अगर देखा जाए तो ये सैंपल बहुत पुराने नहीं है। अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उसमें हम लोग हजारों साल पहले के भी डीएनए निकाल सकते हैं, निकाल रहे भी हैं। तो हमने जो सैंपल लिया रैंडम लिया, क्योंकि अगर देखा जाए बायोलॉजिकल जो होता है ना स्टैटिस्टिक्स, उसमें अगर आपने सिलेक्ट किया कोई सैंपल जैसे अच्छे क्वालिटी के, तो हो सकता है कि प्रिजर्वेशन किसी लोगों में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में अच्छा हो, तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए हमने जो है रैंडम सैंपलिंग किया। हमने रैंडम 50 सैंपल्स लिए और उनका जो है हमने डीएनए एनालिसिस किया। और कुल कितने सैंपल्स थे आपके पास? कैसे 246 हम मानते हैं कि जैसा कहा गया, या संख्या कुछ ज्यादा थी, या इसके बारे में भी कोई संशय है? नहीं, संख्या तो उतनी ही थी, और हमने 50 सैंपल ही लिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो 282 लोगों को के बारे में बताने के लिए 50 सैंपल काफी होता है। अगर 50 सैंपल में 40 सैंपल में आती एंसेस्ट्री कुछ और, 10 में कुछ और आती, तब हम और सैंपल लेते। लेकिन 50 में 50 में सेम ही एंसेस्ट्री आ रही है, तो जो हमारा जो हाइपोथेसिस है, जो रिजल्ट है, वो बिल्कुल ही सही है। तो मतलब 282 का सैंपल था, 246 की संख्या कहाँ से आई? कुछ समाचार पत्रों में 246 की संख्या है, वो क्या है? क्या है कि जो नंबर हम जो इन्होंने काउंट किए, वो नंबर जो है कुछ कम है जितना कि डॉक्यूमेंटेड था। क्यों जगमिंदर जी? हाँ जी सर, मैं वो बताऊंगा, जो 246 जो इंडिविजुअल्स जो हमने जो कुछ न्यूज़पेपर्स में या जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में है, वो जो 246 है वो नंबर ऑफ जो टिप थे, दांतों का जो काउंट था, जो टोटल नंबर ऑफ टिप थे, तो उनसे हमने एक आदमी के 32 टिप माने जाते हैं, तो उनसे काउंट किया तो वो 246 से आया सर। वो जो 246 तो टोटल नंबर ऑफ टिप डिवाइडेड बाय 32, सिंपल प्रोसेस था सर। क्योंकि जो हड्डियां थी वो बैडली डैमेज थी, फ्रेगमेंटेड थी, कॉमिंगल थी, तो हमारे पास सिर्फ एक रफ एस्टिमेट पता करने के लिए भी टोटल नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स थे विच मे बी देयर इन द वेल, वो दैट वाज काउंटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ टिप।
So that came out to be 246. वो हो सकता है कि भी कुछ रिपोर्ट करने वाले ने ऊपर नीचे किया हो, या कुछ रिमेन्स जब वो खुदाई हो रही थी तो वो जो नॉन साइंटिफिक एक्सकवेशन था, हो सकता है कुछ रिमेन्स, कुछ दांत वो मिट्टी कहीं और फेंक दी हो, या दांत कहीं और फेंक दिए, कोई उठा के लेके गया हो सकता है वो मिसिंग। लेकिन 282 इंडिविजुअल्स, वो हर एक जो रिटन वर्जन है सभी में 282 वर्जन लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब जरा एक इस घटना का बहुत दुखद पहलू था जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें लिखा कि आप लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट किया कि जब अजनाला में कुएं में इनकी लाशें इनको मार करके फेंका गया, उससे पहले इनके साथ बहुत ज़बरदस्त टॉर्चर किया गया, इनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, उनके ऊपर बहुत जुल्म हुए। किस तरह के वो जुल्म देखे और क्या निशान उसके नज़र आ रहे थे आपको जब आपने ये सब जांच की? लगभग मुझे लगता है फाइंडिंग में है। हाँ, बेसिकली जो हमारे पास इंटेक्ट स्कल्स हैं, या जो फ्रंटल जो स्कल के जो पोर्शंस हैं, उन सभी के ऊपर एक ट्रॉमेटिक एक इंजरी मार्क है, और वो इंजरी मार्क पोस्टमार्टम है, पेरीमोर्टम है या एंटीमोर्टम है। उसके लिए स्पेसिफाइड फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिकल मार्कर्स हैं, मेथड्स हैं। तो उन सभी के बेस पे हमें पाया कि मोस्ट ऑफ द जो वो ट्रॉमेटिक सिग्नेचर्स हैं, जो मार्क्स हैं, जो निशान हैं, वो पेरीमोर्टम इन नेचर हैं। दूसरी बात कि भी जो फ्रैक्चर, जो कुछ लॉन्ग बोन्स जो उनका नेचर ऑफ फ्रैक्चर पाया गया, तो उससे बेसिकली ये अंदाजा लगाया गया कि भी मोस्ट ऑफ द जो रिमेन्स थे उनको दे वर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेल एट वन टाइम, क्योंकि उनका लॉन्ग बोन्स का जो फ्रैक्चर है एक स्पेसिफिक पोर्शन पे, वो यही शो है कि उनको ज्यादा इम्पैक्ट फोर्स से उनको फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, ज्ञानेश्वर जी, जी आप बात पूरी करें। कई जो खोपड़ियां हैं जिनके फ्रंटल पोर्शन पे भी वो ट्रोमेटिक सिग्नेचर है, बुलेट के निशान हैं। कई के जो ब्रेन कास्ट है अंदर, जो क्योंकि ब्रेन तो रहा नहीं, अब मिट्टी बन गई उसकी, तो उसमें हमने उसका सीटी स्कैन कराया है, तो उसमें कई बिल्कुल एकदम वो शार्पनेल, जो पत्थर के शार्पनेल बताते हैं, हमने हमारे पास भी, हमने उसके बाद कुछ ब्रेन कास्ट को हमने डिसमेंटल भी किया, तो वो हमारे पास जो शार्पनेल है राइट नाउ भी वो दिखाने का हमारे पास है, तो वो पत्थर की गोलियां जैसे वो हमने उसमें मिली है। तो वो यही शो करता है कि देवर उनको बारबेरिक तरीके से पॉइंट ब्लैंक जो उससे मारा गया है, क्योंकि और उनके ओसिपिटल रीजन पे भी सेम लाइन में वो इंजरी मार्क मिला है। सो वो एग्जिट वोन्स और एंट्री वोन्स को हमने कंपेयर किया है, उसको पाया है कि भी इनको वो बुलेट से ही इनको मारा गया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से दोनों आंखों के बीच में, यानी माथे पर रख करके गोली मार दी गई। अंग्रेजों ने इस हद तक का बर्बरता भारतीय सैनिकों के साथ किया, आप ये कह रहे हैं? Yes, sir. This is mentioned in the book, or we have corroborated from scientific analysis of these injury marks. ज्ञानेश्वर जी, आपने इस चीज़ को किस तरह से देखा, और अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत तो, क्योंकि आप उसी रीजन के हैं तो समझते भी हैं, किस तरह से देखा और क्या समझ में आया? हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि क्या है कैसे है, लेकिन जब नीरज जी ने बताना शुरू किया रिजल्ट आने के बाद, और फिर इन लोगों ने जो आइसोटोप एनालिसिस किया और दोनों डेटा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कोहेरेंस दिखा रहे थे, बहुत अच्छी मैच दिखा रहे थे, तो फिर जब इन्होंने रिवील किया तो मैंने बोला अरे ऐसा तो कोई एविडेंस ही नहीं है, कहाँ कहीं कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती है कि कुछ ऐसा हुआ भी है। मैं जलियांवाला बाग से उसको जोड़ रहा था, तो जब इन्होंने सारी डिटेल मुझे बताई तो फिर मैं जो है अगल बगल के जो लोग ज्यादा एज के हैं उनसे थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करना शुरू किया कि क्या इस क्षेत्र के भी लोग जो हैं वो क्या आर्मी में गए हुए थे और जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं हुई। तो लोग कुछ तो बता पा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब एकदम क्लियरली जो है डिफाइन कर पाए कि पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको पाकिस्तान भेजा गया और इस केस में। तो ये मैं लगभग 200-250 लोगों से बात किया होगा जो अपनी एरिया है, बनारस के आसपास की जो गांव की एरिया है, तो लोगों का ये तो क्लियर कहना है कि बहुत सारे लोग ब्रिटिश आर्मी में थे, लेकिन अच्छा ज्ञानेश्वर जी, सिग्नल जरा फ्रीज है आपका। मुझे लगता है कि एक चीज़ ज़रा ठीक कर दें यहाँ पर कि पाकिस्तान भेजने जैसी स्थिति ये 47 के बाद की हम मान लेंगे, उससे पहले लगभग वो भारत ही था, भारत का लगभग नहीं, भारत ही था और भारत का हिस्सा था। नीरज जी, आपसे ज़रा इस पर पूछें, क्योंकि आप तो कर ही रहे हैं सब चीज़ों को, हिस्ट्री से मिलाकर देखा, रिसर्च करते समय आपने थोड़ी हिस्ट्री पर भी ध्यान दिया होगा कि हुआ क्या था। ये लोगों ने माना कि 1919 में जलियांवाला बाग का जिस तरह से हुआ, लगभग ये अजनाला वाली स्थिति भी वैसी ही रही होगी और एक कई साल तक मान्यता रही। अब आप लोगों ने उस मान्यता से अलग ये बताया है कि उस समय में भी, और जब मैंने प्रोफेसर
कपिल कपूर जी से बात करके जो हमने अभी रेफरेंस रखा, वो भी अपने आप में बताता है इन चीज़ों को। आपने किस तरीके से देखा जब इधर से ये पता लगा कि उनके माथे पर जिस तरह से गोलियां मारी गई और कैसे उनके शव को बहुत हाइट से फेंका गया जिसके कारण बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए, किस तरह का टॉर्चर, वो आपके मन में उस समय क्या चल रहा था, कंक्लूड कैसे कर रहा था? जब हमने सैंपल्स को पहले देखा तो मोस्टली टूथ सैंपल्स थे, और हम लोग फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एंड जेनेटिक्स करते हैं। हम जो है दांतों पे काफी काम करते हैं। हमारे पास जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के और मॉडर्न टाइम तक के दांत हैं। तो जो एक टूथ जो सैंपल्स थे वो इतने हेल्दी थे, और जब हमने उसका जब डीएनए जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, तो उसमें हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई डिजीज तो नहीं थी ऐसे लोगों को। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जो जितने भी सैंपल्स थे जिसका हमने होल जीनोम सीक्वेंसिंग भी किया हुआ है, सारे के सारे इंडिविजुअल बहुत ही हेल्दी थे, और उसमें कोई भी पैलियोपैथोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं थे। इतने हेल्दी लोगों को जो है इस तरह से ब्रूटल मर्डर करके मारा गया। जैसा कि जगमिंदर जी ने बताया कि जो स्टोन के जो पिलेट्स आप अंदर जो है उनके स्कल्स में अभी भी वो इंटैक्ट है, तो वो आप ट्रॉमा को आप फील नहीं कर सकते हैं। वो तो एक बहुत दुखद और एक बहुत ही एक काला धब्बा है। वो हमारे ये जो पास्ट हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स तो हैं। मैं भी गंगा प्लेन का हूँ, प्रोफेसर चौबे भी तो गंगा प्लेन के हैं। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जेनेटिकली दे ऑल आर आवर एंसेस्टर्स। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप वही है कि हम एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकें 50-60% लोगों को जिनके घर के ये रहे होंगे लोग, और उनको हम रिलिक्स को वापस कर सकें, तो एटलीस्ट वो लोग उनका क्रिमेशन कर सकें। क्योंकि अभी जो आज के टाइम पे कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं है, और हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट और जो देश के लिए इतना कंट्रीब्यूट किए हैं, उनके पास उनकी रिलिक्स पड़ी हुई हैं, तो इनका एक प्रॉपर क्रिमेशन होना बहुत जरूरी है। तो हम अभी जो हमारी जो श्रद्धांजलि है वो इसी तरह से हो सकेगी कि हम एटलीस्ट इनका जो एक क्रिमेशन जो हम कर सकें। मुझे कभी कभी लगता है नीरज जी, ये बड़ा मानवीय पहलू और इसका ऐतिहासिक पहलू भी ये है कि हमें जो इतिहास पढ़ा गया उसमें बहुत आधा अधूरी चीज़ें बताई गई। 1857 का स्वतंत्रता समर वो किस लिए शुरू हुआ था? अंग्रेज़ ब्रिटिश फौज के अंदर जो भारतीय थे उनको चर्बी लगे कारतूस, और जो कि शायद उनके धार्मिक आस्था के बिल्कुल विपरीत था, उस तरह की चीज़ें दी गई, और उसने कई अलग अलग तरीके की चीज़ों को ट्रिगर किया, और फिर इस तरह की ब्रुटैलिटी का सामने आना। यानी अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारतीयों को, और इस घटना में बताया गया कि मियाँ मीर कैंटोनमेंट लाहौर में इस समय जो है वहाँ, तब तो भारत का ही हिस्सा थी, वहाँ से ये शुरू हुआ, और जब वो इधर तक पहुँच गए तो इनको घेर करके अंग्रेज़ों ने किस तरह से मारा। और आज आपने ये बहुत ठीक कहा कि उनकी पहचान इसलिए भी ज़रूरी है कि आखिर उनके परिवारजन जो भी जिस भी पीढ़ी के होंगे उनको उनके मॉर्टल रिमेन्स, उनके जो भी बचा हुआ वो मिले और अंतिम संस्कार पर कर पाएँ। आपको अभी तक का जो सिस्टम है, क्योंकि पीढ़ियां भी कई गुजर चुकी होंगी, क्या आपको ये विश्वास है कि ये कर पाएंगे, परिवार तक पहुंच पाएंगे? हालांकि आप कहते हैं कि हम अब काफ़ी उन्नत साइंस है, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अगर हमें इंफॉर्मेशन जो मिल जाए इंग्लैंड से, जो उनका बैच नंबर है, जो उनका गांव का नाम है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स अभी भी वहाँ पे इंटैक्ट रखे हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हैं, वो से जो है हमें काफ़ी आसानी मिल जाएगी। हम डेफिनेटली उनके रूट्स तक पहुँच सकते हैं, उनके घर तक पहुँच सकते हैं, हमें पूरा इसका विश्वास है। सहरावत साहब, बाकी चीज़ें जो मिली, शवों के जो बचे कुछ चीज़ें थी वो एक बात थी, स्कल्स की आपने चर्चा की वो भी एक बात हुई, और काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाए। जो सिक्के मिले या और कुछ चीज़ें, उनके बारे में ज़रा कुछ चर्चा करना ठीक समझे तो बताएं, थोड़ा सा खुलासा उस बारे में भी। सर, अभी हमने जो कॉइन्स और मेडल्स हैं उनके बारे में भी अभी रिसर्च नहीं किया है सर। अभी तक हमने वो अभी अनस्टडीड ही हैं। अभी हम बोन्स और टीथ पे ही अपना वो फोकस किए हुए हैं। और ठीक है, मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन जानकारी आप तीनों के माध्यम से मुझे मिली है, और शायद ये इतिहास को किस तरह से बदल कर रखेगी, इतिहास के बारे में शायद हमारी जानकारी और बढ़ाएगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सहरावत, डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे, डॉक्टर नीरज राय, बहुत बहुत धन्यवाद।